अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो इमरान खान के 6 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं और 6 दिन के बाद पीटीआई अपनी स्ट्रीट पावर कैसे दिखाएगी। पहले तो हमने इतना इंप्रेसिव शो नहीं देखा, लेकिन अब इस तरह के बयानात सामने आना, जैसे कि महमूद खान साहब का ये कहना है कि केपीके की फ़ोर्स इस्तेमाल की जा सकती है, और इमरान खान ने भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देती है तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी, और अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि दूसरी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। जो ब्लू एरिया में हुआ वो भी किसी हिकमत अमली के तहत ही हुआ होगा। कारकुनान अपनी मर्जी से तो ज़्यादातर ये देखा गया कि इस तरह के फैसले नहीं करते, लेकिन अब अगर खुदा न खासा दोबारा इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आने वाले 2 दिन के बाद पीटीआई किस तरह से अपना पावर शो दिखाती है और कितनी ज़िम्मेदारी से दिखाती है। इमरान खान और उनके धरने और उनके लॉन्ग मार्चेस की वजह से इस्लामाबाद पहले भी बंद होता रहा है, और अब दोबारा हमें देख रहे हैं कि इतवार के बाद से कंटेनर्स लगा दिए गए। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR ने कहा है कि पाकिस्तान के 50% से ज़्यादा चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट करने के, और जो ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या डिफ़ॉल्ट करने के करीब हैं उनमें एक लिस्ट रही है, जैसे श्रीलंका, यूक्रेन, रशिया, वेनेजुएला और भी ऐसे ममालिक शामिल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उम्मीद चीन से लगाए बैठा है एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आपके पास पहले ही बहुत कम मेहनत देखी गई CPEC को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। और आज अब एक और हम डिस्कस करेंगे ख़बर, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से पहली दफ़ा उसके लीगल डिपार्टमेंट ने कंसल्ट किया अदालत से एक डेफेमेशन केस के हवाले से। क्या ये खुशाइंद मिसालें हैं? क्या वाकई इदारे अदालत से ही कंसल्ट करें और कोई भी इल्लीगल प्रोसेस के थ्रू किसी को ना उठाया जाए, ना धमकी दी जाए, जैसे माजी में भी कुछ शिकायत आती रही हैं। और आज हुकूमत ने ये भी कहा है कि लापता अफराद के हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे, कमीशन बनाएंगे। तो ये क्योंकि कुछ ऐसी मिसालें हैं जिससे ये वाइब आती है कि अब शायद जमहूरियत और इदारों में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से मुफस्सिल बात करने के लिए मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त हारून शरीफ साहब ने जो ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। हारून साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का स्कोर कार्ड शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के, और उसमें बाकी ममालिक की भी एग्जाम्पल दी गई, और जिसमें भारत का नंबर 1 था और बांग्लादेश का 3 था। और अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत तैयारी कर रही है, एक तरफ इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम पे ऐसा कर्जा चढ़ गया है कि आने वाली नस्लें भी नहीं उतार सकती। इनफैक्ट मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपका फीडबैक लेती हूँ। यहाँ पर आज बड़े मुतालबात किए गए हैं, खजाना खाली करके वो शख्स चला गया, कर्जों के बोझ इतने हैं कि हमारी नस्लें भी शायद ये कर्जे ना उतार सकें। जी शरीफ साहब, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम पे इतना कर्जा है कि आने वाली नस्लें भी नहीं उतार सकती, कि शायद वो भी ना उतार सकें। तो क्या ऐसा ही है? जी देखिए, पाकिस्तान तकरीबन आज से 6-7 साल पहले, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं, हम उन लिमिट्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारा एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन कानून है जो कहता है कि 60 से 70% GDP से ज़्यादा कर्ज ना लीजिए। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया और वायलेट किया और कर्ज बढ़ाते गए, इन्वेस्टमेंट घटती गई। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है कि मुल्क जो है वो मईशत को कर्ज पे चलाता रहा, जबकि बाकी हमारे कंपेटिटर इन्वेस्टमेंट लाते रहे। इन्वेस्टमेंट तो वापस नहीं करनी होती। तो अब ये इस नहज पर पहुंच गया है 85% से ज़्यादा कि हमें अब मज़ीद कर्ज लेने के हम मुतहम्मिल नहीं हैं। तो यहाँ तक तो शहबाज शरीफ साहब ठीक बात कर रहे हैं कि कर्ज का लेवल बहुत हाई है, लेकिन ये कहना कि हम कभी उतार नहीं सकते, देखिए हम बिल्कुल उतार सकते हैं। हमें मईशत के अंदर कर्ज की बजाय अगर हम इन्वेस्टमेंट लाएं, मेजर रिफॉर्म्स करें, खास तौर पे 3 एरियाज में। जो हमारा पहला एरिया है कि पावर सेक्टर के अंदर हमारे बहुत लॉसेस हैं, उसके अंदर हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि मईशत को सियासत से अलहदा करना होगा और डीरेगुलेट करना होगा। अगर बाकी ईस्ट एशिया के ममालिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा अहम चीज मार्केट के लिए है कि आया हम IMF की डील किस वक्त साइन कर पाते हैं,
क्योंकि जो अपने डिफॉल्ट की बात की सॉवरन की, वो इस तरह रेज हुई कि हमें तकरीबन 6.4 अरब डॉलर पे करने हैं इंटरनेशनल इदारों को, लेकिन हमारा ज्यादा जो प्रेशर है, जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा है 45 अरब का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहां से दे पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल उसको कवर नहीं करता। तो जब IMF साइन हो जाए, हमें मैसिव बेल्ट टाइटनिंग और रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो उसके बाद कर्ज आप देखेंगे नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी डगर पे चलेंगे कि जी हम अपनी कोई जियोपॉलिटिकल बारगेनिंग में कोई वेवर ले लें और अपने घर को ना ठीक करें, तो ये मुश्किल वक्त बढ़ता जाएगा। ठीक है हारून शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अनअवॉइडेबल कंपल्शन थी सब्सिडीज़ वापस लेना, तो इसलिए हम ले रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पीछे रख के। लेकिन इन्होंने ये फैसला बहुत देर से लिया, फिर भी आप समझते हैं कि इनको एक अंडरस्टैंडेबल डील मिल जाएगी IMF से? जी देखिए, IMF के प्रायर एक्शंस होते हैं और पिछला जो रिव्यू था उसके एक्शंस हुकूमत पाकिस्तान ने कंप्लीट नहीं किए थे। मिफ्ता ने सिर्फ अभी तो सब्सिडीज को काफी हद तक रिवर्स किया है, लेकिन अभी कीमत मजीद बढ़ानी पड़ेगी इंटरनेशनल प्राइस से और पेट्रोलियम लेवी को लागू करके एट पार लाने के लिए। अब सवाल यह है कि मुश्किल फैसला क्या होता है। मेरे हिसाब से ये इतना मुश्किल फैसला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती है। असल मुश्किल फैसले जो हैं वो तो ये हैं कि आप हुकूमत के पर्क्स खत्म करें, आप ब्यूरोक्रेसी से निकाल के इकोनॉमी को डीरेगुलेट करें, आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को या कॉन्ट्रैक्ट आउट करें या प्राइवेटाइज करें। ये मुश्किल फैसले हैं। ये जो स्टेबलाइजेशन के फैसले हैं, ये टेम्परेरीली मुश्किल जरूर है, लेकिन ये इनका वो इम्पैक्ट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपनी ये 12 जमातों की कोलिशन है, इनको मिलके कंसेंसस बिल्ड करके जो शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, पहले 12 जमातों का साइन करें और उसको टेबल पे रखें। मनमोहन सिंह साहब ने 30 साल पहले ये काम किया था, जब इंडिया के पास 4 हफ्ते के रिजर्व्स थे। इसके बाद उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया। देखिए कि आज हिंदुस्तान की पोजीशन कहां से कहां पहुंच गई। मार्केट्स बड़ी क्लेवर हैं, वो सिग्नल लेती हैं। आपने शायद पढ़ा हो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट वगैरह में कि हमारा जो यूरो बॉन्ड था उसका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था रिस्क प्रीमियम से, जब IMF की डील नहीं हो रही थी। वो तकरीबन 22-25% से 15 पे आ गया है, क्योंकि अब सिग्नल्स जाने शुरू हो गए हैं कि IMF के एक्शंस हम मीट कर रहे हैं। हमें बड़ा स्ट्रिक्टली इन रिफॉर्म्स को ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रिफॉर्म्स को ऑनर करेंगे, आई एम सॉरी टू कट यू शरीफ साहब, तो फिर हम अवाम को किस तरह से साथ लेके चलेंगे? अब ये बात करते हैं टारगेटेड रिलीफ की, वो टारगेटेड रिलीफ कैसे मुमकिन है और ये कैसे करेंगे? जी, अगर आप IMF का भी डॉक्यूमेंट पढ़ें तो वो यही बात कर रहे हैं कि चैलेंज इस वक्त हुकूमत का ये है कि आप ट्विन डेफिसिट जो करंट अकाउंट का है और बजट का खसारा है और इन्फ्लेशन है, इसको कैसे डील करें कि गरीब के ऊपर बोझ ना आए। तो टारगेटेड सब्सिडी तो देनी है, जो हमारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स हैं उनको आपको बढ़ाना है। मेरी वरी ये है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, जो सैलरीड लोग हैं, जो फिक्स्ड इनकम लोग हैं। देखिए, जो हमारी एलीट है वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी एलीट डेमोन्स्ट्रेट करे कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने खर्चे कम करें, अपने पर्क्स कम करें, ताकि लोगों का एतमाद बढ़े। इस वक्त मेरी वरी ये है कि जो प्रोफेशनल तबका है, मिडिल क्लास है, सैलरीड है, उसके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने वाला है। बिकॉज तो इनका होमवर्क किस तरह का होना चाहिए? टारगेटेड सब्सिडी का या टारगेटेड रिलीफ का क्या होमवर्क है? आप क्या मुतवक्की है, क्या कर सकते हैं? अभी तक एक तो हमारे पास ये एहसास प्रोग्राम का डेटाबेस है, हमें उसको इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। इसी तरह जो बैंकों से शरह सूद है, अगर हम निचले तबके के लिए घटा के उनको कर्ज दे सके। सिमिलरली जो हमारा ये फ्यूल की सब्सिडीज हैं उसको ऑलरेडी हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टारगेटेड सब्सिडी तो इसी तरह होती है। मेरे हिसाब से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए पाकिस्तान के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हमें स्ट्रेंथन करना है। मैं फिर से रीएम्फसाइज करूंगा, हमारे पास मिडिल क्लास के लिए या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जब उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो उसको केटर करने के लिए अभी इदारे नहीं है, तो हमें उसकी तरफ
काम शरीफ करना साहब, 12 पड़ेगा। मिलियन अगले 2-3 साल जी मुश्किल है। तारुण शरीफ साहब इसमें शामिल करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, ये लिखा भी जा रहा है, रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि चाइना के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, मिसप्लेस्ड हैं। अब IMF CPEC के हवाले से कुछ कड़ी शराइत के बगैर आपको इतने पैसे क्यों देगा? दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल। पाकिस्तान इसके साथ कैसे कोप करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि कोई भी मुल्क आपको बगैर किसी प्राइस के ना लोन देता है, ना इन्वेस्टमेंट करता है, ना सब्सिडी देता है। हमें अपना घर खुद ठीक करना है, हमें अपनी तरजीहात और रिफॉर्म प्रोग्राम बनाना है और हमारे सियासतदानों को इसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे और चीन की तरफ देखेंगे या वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये चीज़ आगे नहीं चल पाएगी। और क्या अब इन हालात में चीन भी अपना नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा देखेगा? क्या IMF का ये एतराज़ दुरुस्त है कि IMF का पैसा चाइनीज़ के बिल्स क्लियर करने के पे लगा देते हैं हम? देखिए, ये एतराज़ नहीं है, IMF का पैसा नहीं है। जब आपने कर्ज ले लिया तो वो तो उस मुल्क का पैसा है। देखिए ना, जब आपसे मैं कर्ज लेता हूं तो वो तो मैंने वापस करना है ना, तो अप टू मी। लेकिन क्या ये एतराज़ सही है? जायज़ एतराज़ है? जी, IMF ये सही कहता है कि आपने अगर बायलैटरल हाई इंटरेस्ट डेट लिए हुए हैं तो आप उसको सर्विस कैसे करेंगे। IMF कहता है कि अगर आप महंगा पेट्रोल खरीद के सस्ता दे रहे हैं तो कहां से पे करेंगे। अगर आप बिजली महंगी बना के सस्ती बेच रहे हैं तो ये कहां से करेंगे। IMF ये नहीं कहता कि आप क्यों कर रहे हैं, हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। जो बार बार मैं कह रहा हूं, मईशत के ढांचे के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं उसके लिए कड़वा खून पीना पड़ेगा, एलीट की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, हमें हुकूमत का साइज आधा करना पड़ेगा। बाकी ममालिक ने किया है, उसका नतीजा सामने है। अगर नहीं करेंगे तो इसी दलदल में हम अनफॉर्चुनेटली फंसे रहेंगे। हारून शरीफ साहब, ये बात आपको कितनी प्रैक्टिकल लगती है कि हम ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंटेरियंस में, जजेस के में या सरकारी मुलाजमीन की मरात में कमी करें? अब इस पर बहुत ज़्यादा लिखा भी जा रहा है। ये आप मुफ्त बिजली या मुफ्त पेट्रोल इसको कम भी कर सकते हैं। मतलब आई हैव सीन इट के सैकड़ों लीटर पेट्रोल आपका रिकॉर्ड में आता ही नहीं है और आपको मुफ्त मिल रहा है। तो ये कम करने की ज़रूरत है या आप अब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे आप ज़्यादा ये समझाएं, ये इस पे ध्यान क्यों नहीं जाता गवर्नमेंट का? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुत से ममालिक हैं। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो मैंने यूके गवर्नमेंट के अंदर देखा कि उन्होंने ऑस्टेरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया। नेशन यूनाइट हुई, उन्होंने अपने खर्चों को आधा कर दिया, उन्होंने इवन वजीर जो थे उनको टैक्सी का किराया तक देना बंद कर दिया। इससे अवाम का एतमाद बढ़ता है। शायद इसका फिस्कल इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब एतमाद बढ़ता है, देखिए इस वक्त हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। गरीब कहता है कि अमीर के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि मुझे स्क्वीज किया जा रहा है। तो इस वक्त एक तो एलीट को सिग्नल देने की जरूरत है। जैसे हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कार मैन्युफैक्चरर है, वो क्यों नहीं पेट्रोल वाली कार्स बनाना बंद करके इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ड्रास्टिकली मूव करते। हमारे जो IPPs का महंगा हम बिजली बना रहे हैं, हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जाते। देखिए ना, ये सिग्नल्स देने की जरूरत है कि हमारा इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब इसके लिए जो सियासी हुकूमतें हैं इतनी इंटेंस पॉलिटिक्स के अंदर, वो गालिबन ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो इलेक्शन देखते हैं, दे गेट ड्रिवन बाय द कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। मुझे ये जो जिन ममालिक ने किया है, जापान है, इटली है, बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, उन्होंने इन चीजों को सियासत से अलहदा करके एक इंडिपेंडेंट ग्रुप को दे दिया और उनको एम्पावर कर दिया कि आप कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि आप मईशत को सियासत से दूर रखें। और पाकिस्तान की इस वक्त जो इम्पोर्ट बिल है वो $75 बिलियन है और उसमें पेट्रोलियम के ऊपर इम्पोर्ट बिल $25 बिलियन है। तो अगर यही पेट्रोलियम जो हमारे मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो मरात की मद में मुख्तलिफ शख्सियात उसका इस्तेमाल करती हैं, अगर वहाँ से भी आप कटौती करें तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी चौधरी साहब, इमरान खान को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ बातचीत करें, मुशावरत करें। पहले भी जब जिस दिन लॉन्ग मार्च होनी थी तो एक प्रपोजल गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर वो मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा। आप दोबारा कोशिश करें इस चीज़ के लिए? देखिए, ये उनकी मर्जी है, जितनी बार मर्जी बात करें वो, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें पहले से सबक सीख लेना चाहिए कि क्या उस वक्त की सूरत हाल है और क्या नहीं है। तो अगर वो नहीं सबक सीखते, जो कि वो सीखने की शायद सलाहियत ही नहीं रखते, वरना चलो बंदा इतनी पॉलिटिक्स करने के बाद तो सीख ही जाता है। वो पहले कहते थे कि मैं अच्छा हो गया, मैंने वो नहीं की, उस वक्त मैंने ली नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं था 13 में, हमें अब एक्सपीरियंस हो गया है वहां पे। अब कहते हैं कि हमें कुछ और एक्सपीरियंस, पहले हमें एक्सपीरियंस नहीं था, अब एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बात बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी से, उसको क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मेरा ख्याल है वो जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट हो, बल्कि दिन ब दिन अब वो जो उनका बयानिया है वो भी डाई डाउन हो जाएगा, जो उनकी बातें हैं वो भी चौधरी डाई डाउन। मंजूर साहब, ये जो सोशल मीडिया पे ऑडियो सर्कुलेट कर रही है एलिजिडली मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की, आप क्या समझते हैं कि ये ऑडियो ठीक है? ये देखिए ना, ये तो मैं कैसे इसको कंफर्म कर सकता हूँ, ये तो कोई ऑथेंटिसिटी उसकी तो कोई और ही कर सकता है, जो लैब्स हैं वो कर सकती है। लेकिन ये मुझे पता है कि रास्ते होते रहे, इनका मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि, और फिर उस वक्त जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम तो चाहते थे, हमने तो पहले दिन कहा था कि ये 5 साल पूरे करें, लेकिन ये अपने वजन से गिरेंगे, उन्होंने पहले कहा था, आपको याद होगा। तो अब वो अगर गिन रहे हैं तो हम उनको क्यों सहारा दें? ठीक है चौधरी मंजूर साहब, ये आप समझते हैं कि पंजाब का आईनी बहरान खत्म होने की तरफ जा रहा है? मेरे ख्याल है कि तो किसी हद तक वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी ये चीजें जो हैं ये चलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो चलेंगी, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी हैं। बहरान अभी चलते चलते भी टाइम लेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है उसको अपना टाइम पूरा करना चाहिए। टाइम पूरा करना चाहिए, और जो फैसले आप ले रहे हैं, आपको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की हैसियत से वो आवाम के फ़ायदे में जाएंगे? देखिए, इस वक्त जो इशू है वो है, एक तरफ बिल्कुल आवाम के लिए करने चाहिए सारे फैसले, दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त तो हम पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हम तेजी के साथ, अभी भी इमरान खान साहब के टाइम में वो सफर स्टार्ट हुआ था, अभी भी वो जारी है। कहीं हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल से 2-4, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब तो कहते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। हम श्रीलंका नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ जो बात कर रहा हूँ। तो अगर जिस तरह से बिलावल साहब मेहनत कर रहे हैं इंटरनेशनली, आप देखें उन्होंने कितनी तेजी के साथ विजिट्स किए हैं, मुल्कों के साथ रिकनेक्ट किया है, सारी चीजें की, तो इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी आएगी और आनी भी चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, फिर हम देख रहे हैं कि कंटेनर्स लगा रहे हैं आप लोग। इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं तैयारी से आऊँगा अगर मैं प्रोटेक्शन ना दी गई। आप लोगों ने भी पहले से कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। तो पहले तो उतने बुरे हालात नहीं हुए जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, क्योंकि बंदे नहीं थे, लेकिन कसर तो फिर भी नहीं रही। इस दफ़ा आप कैसे रोकेंगे इन्हें? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि तैयारी नहीं। तो अगर इतने जलसे करके इतना पूरा 1 महीना लेकर तैयारी नहीं थी, तो अब चंद दिनों में क्या तैयारी करें? बेसिकली तो उनके पास वो स्ट्रेंथ जो कैसे 20 लाख बंदा लेकर आऊंगा, वो तो 20,000 भी नहीं। अगर बंदा लाख भी हो जाता तो फिर तो बैठ जाते। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सो मोटो नोटिस लिया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोई गारंटी देती है, तो बिल्कुल उनका जो जायज प्रोटेस्ट है वो उनका हक है। लेकिन अगर वो कहे कि खूनी होगा, मार्च खूनी होगा, यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी, शेख रशीद, लेकिन चौधरी मंजूर साहब पहले भी मैंने ये सवाल उठाया, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस है इस वक्त जो हो रहा है? प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही है कि सब इदारे अपना अपना काम नहीं कर रहे, और सब इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अपना करे, जुडिशरी अपना करे,
बाकी लोग जो है लेजिस्लेटिव अपना काम करें, सबको अपना अपना काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर ज़रका साहिबा ने मुझे ज्वाइन किए। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे महमूद खान साहब ने कहा है कि वो केपीके की फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उन धमकी है ये? जिस तरह से यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हुई और साथ उन गुंडों ने आके आगे भी लगाई ताकि लोगों को सांस लेने का मौका ना मिले, और निहत्ते लोगों के घरों पे जाके, खवातीन के घरों पे बगैर सर्च वारंट के, बगैर किसी खातून सार्जेंट के इन्होंने जाके वहां पे छापे मारे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया। क्या जुर्म क्या था उन लोगों का? सब लोग निहत्ते और पुरअमन एहतजाज, पीटीआई का पुराना शेवा पुरअमन एहतजाज। देखिए, जब हमारी हुकूमत थी तो नून लीग ने किया मार्च, पीपल्स पार्टी ने मार्च किया, JUIF ने यहाँ आके धरना दिया, हमने सबको वेलकम किया। हमने कहा जी आप अपना एहतजाज करें, उनको जगह दी, उनको पूछा आपको कोई मदद की जरूरत है। तो इनका शेवा ये है कि इनकी एक सोच जो है वो जो सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, वो इनके ऊपर पूरा बैठता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप नहीं समझती कि ऐसे आपको बंद करें कि आप अगली दफा आवाज ना उठाएं? आप नहीं समझती कि इमरान खान अपने वोटर को डिसअपॉइंट करके गए हैं? एकदम से मार्च खत्म कर देना, फिर पेशावर चले जाना, डेट लिए बगैर जाना। वो तो कहते थे डेट लिए बगैर जाएंगे नहीं। देखिए जी, इमरान खान साहब एक अच्छे दिल के इंसान हैं। उनको ये फस्ताई हरकतें और लोगों के साथ जुल्म वो नहीं करते। उनको बच्चे नजर आ रहे थे, छोटे छोटे लोग, 2-2, 4-4 साल के बच्चे, फैमिलीज पूरी आई हुई थी, और जिस तरह से आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था, उनको ये डर था कि यहाँ पर खून खराबा ना हो जाए। और क्योंकि ये चाहते थे, जो हमारे इस वक्त राना सनाउल्लाह और जो हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारड़ साहब, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इनसे हम सवाल करते हैं कि ये कानून है हमारे मुल्क का, ये हमारी मिनिस्टर्स हैं कि जो निहत्ते लोगों के ऊपर लाके इन्होंने लाखों हजारों पुलिस फोर्स खड़ी कर दी। और उस पुलिस, आप वो तस्वीरें देखें, ऐसे लगता है कोई जंग का मैदान है। तो अब तो उन्होंने दोबारा से कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं, तो अब आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? वो लगाएंगे, जाहिर है उनकी जो सोच है, एक उनकी फस्ताई सोच है, एक उनका एक जारहाना तरीका है सिसिलियन माफिया वाला, तो वो तो करेंगे। तो फिर इस दफा फिर वो जवाब भी देखेंगे। तो आप कोर्ट से किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए आपको? देखिए जी, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी, इन्होंने तो कोर्ट की तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था कि इनका पुरअमन एहतजाज है, इनको करने दिया जाए जिस तरह हमने दूसरे लोगों को करने दिया। लेकिन इनकी सोच ही कुछ और है। इनका जो तर्जे फिक्र है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तर्ज फिक्र है। जिस तरह से ये हुकूमत करते हैं वही तर्ज फिक्र है कि अपनी सारे लोगों को चुप करा के जो अपनी मर्जी है, किसी को पैसे दो, किसी को डंडे से मारो, किसी को जेल में डालो, अपनी मर्जी कराओ बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक और जाविये से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान आर्मी की लीगल ब्रांच ने FIR रजिस्टर की है शीरी मज़ारी की बेटी के खिलाफ, और क्योंकि उन्होंने पाक फौज के सरबराह के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और एक डेफेमेशन केस आया है। आप ये समझती हैं कि ये खुशाइंद बात है कि इदारे अब अदालत का रुजू करें और वो जो शिकायतें होती थी ऑफ द रिकॉर्ड इलिजिट शिकायतें हैं वो अब नहीं हुआ करेंगी? देखिए जी, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तानी शहरी टैक्स पेयर्स हैं। हम सब के पैसों से सारे इदारे चलते हैं। कोई इदारा इस मुल्क का ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी शहरी के टैक्स के बगैर चले। तो ये सब, अगर इदारे अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर इदारे जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अगर दूसरे इदारे उस तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करते हैं, जिस तरह अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसके बावजूद हुकूमत जो एक इम्पोर्टेड, सिलेक्टेड और मफलूज हुकूमत है, जिस तरह से उसने बर्बरियत की, तो ये जो इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश है, हम इसके खिलाफ हैं।
पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इदारों को नहीं लड़ाना चाहता, मैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान नफरत नहीं खड़ी ठीक करना है, बहुत चाहता। शुक्रिया डॉक्टर जरका हमें ज्वाइन करी थी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।